बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हम बात कर रहे थे अबाउट लिपिड्स, मतलब जो सबसे हमारा न्यूएस्ट टॉपिक था अपार्ट फ्रॉम सेलुलोज। सेलुलोज से शुरू कर लेते हैं रिवाइज का। कि हमने बात की थी कि एक सेलुलोज मॉलिक्यूल तब बनता है जब बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का एक लॉन्ग चेन हो, और वो बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक लॉन्ग चेन में एंड टू एंड 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाए हुए हों। एंड टू एंड का मतलब क्या होता है कि किसी भी दो बीटा ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई गैप नहीं है। इंस्टेड उनके बीच में बॉन्ड है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक कोवेलेंट बॉन्ड लिंकेज। एक लंबी चेन को हम कहते हैं एक सेलुलोज मॉलिक्यूल। बहुत सारे सेलुलोज मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो बहुत सारे बीटा ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स हैं मेकिंग अप द सेलुलोज मॉलिक्यूल, उनके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम कहते हैं कि एक सेलुलोज मॉलिक्यूल और दूसरे सेलुलोज मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसकी वजह से सारे सेलुलोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर बॉन्ड बना लेते हैं। इससे बनता है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, एंड फाइब्रिल्स सिंपली मीन फाइबर्स। सो स्मॉल फाइबर बन जाते हैं सेलुलोज के। ये स्मॉल फाइबर्स और भी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं अपने बीच में, जिससे सेलुलोज फाइबर्स बन जाते हैं। और ये वो फॉर्म है सेलुलोज की जो कि प्लांट के सेल वॉल्स में एग्जिस्ट करती है। अब अगर प्लांट के सेल वॉल्स में देखें तो सेलुलोज फाइबर्स लेयर्स में अरेंज होते हैं। जैसे ही एक नया नया प्लांट सेल प्रोड्यूस हुआ हो तो उसके सेल वॉल के अंदर प्राइमरी लेयर होती है। फिर थोड़ी देर बाद मेच्योर होने के बाद प्लांट सेल के सेकेंडरी लेयर आती है। प्राइमरी, थोड़ा मैं तेज जा रहा हूँ क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं। प्राइमरी लेयर में सारे सेलुलोज फाइबर्स एक दूसरे से पैरेलल हैं। सेकेंडरी लेयर में सारे सेलुलोज फाइबर्स भी एक दूसरे से पैरेलल हैं। लेकिन प्राइमरी लेयर का एक फाइबर देखें और उसको कंपेयर करें सेकेंडरी लेयर के एक फाइबर से, तो दोनों सेलुलोज फाइबर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, जिसकी वजह से क्रॉस प्लाई स्ट्रक्चर बनता है विच मेक्स द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स फुली परमिएबल। फुली परमिएबल मतलब किसी भी चीज को वो पास करने देगा। कल हम जो मेन चीज डिस्कस कर रहे थे वो थी लिपिड्स या फैट्स की। अब सबसे पहली चीज हमने क्या देखी थी? लिपिड्स हैं इनसॉल्युबल, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं। आज हम देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है। इसके पीछे एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग रीजन है, और आपको जरूरी भी है जानना सिलेबस में कि क्यों लिपिड्स वाटर सॉल्युबल नहीं होते। फैट्स या लिपिड्स दोनों मीन द सेम थिंग। ये दो बेसिक स्ट्रक्चर से बनते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर का नाम है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ये जो ROL है या जो OL है, ये आपने किसी और वर्ड में सुना है? ये OL, जी। अगर मैं आपको बोलूं कि केमिस्ट्री में आप याद करो कि आपने कहीं भी ये OL का वर्ड सुना हो तो कहाँ होगा? अल्कोहल्स। एल्कोहल्स, वेरी गुड। कभी भी केमिस्ट्री में आप देखना, किसी भी अल्कोहल का अगर नाम अभी जब हम ऑर्गेनिक करेंगे तो उसमें भी आएगा। किसी भी अल्कोहल का अगर नाम लिया जाए, फॉर एग्जांपल मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, हर उसके एंड में OL आता है। ये OL क्या है? ये वो हिंट है हमारे लिए, ये वो हिंट है जो कि बताता है कि ये चीज जिसके अंदर OL का लफ्ज यूज हो रहा है ये क्या अल्कोहल है। तो ग्लिसरॉल एक अल्कोहल हुई उस हिसाब से। जी। बिल्कुल, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल। मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल, ये सारे ऑर्गेनिक अल्कोहल्स हैं। ग्लिसरॉल इज अनदर टाइप ऑफ अल्कोहल। फैटी एसिड्स, इसमें कौन सा वर्ड यूज हो रहा एसिड्स मतलब है? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से कुछ होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से कुछ होगा। वेरी गुड। सो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का इसमें ग्रुप होगा। और क्योंकि ये अल्कोहल है ग्लिसरॉल, तो इसमें OH का ग्रुप होगा। तो हमें स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले ही पता चल गया आधा किन का स्ट्रक्चर क्या है। ग्लिसरॉल में हमें OH मिलेगा, फैटी एसिड में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड COOH मिलेगा। अब यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, फैटी एसिड्स एक सीरीज है एसिड्स की। किसी भी फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में हमें हमेशा हेड दिखेगा और उसका टेल दिखेगा। अब ये हेड या टेल का मतलब क्या है? हमने सिर्फ हमारी आसानी के लिए
फैटी एसिड के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए। तो अगर हम इसको नहीं बुलाते हेड और इसको नहीं बुलाते टेल, तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर पाते कि ये वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या है और ये वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या है? तो हेड और टेल सिंपली तरीके हैं फैटी एसिड्स के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को नाम देने का। फैटी एसिड का जो हेड है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आता है, और ये जो टेल है ना, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बहुत सारे हमें बॉन्ड्स दिखते हैं। कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन और कार्बन के भी हमें बॉन्ड्स दिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, कार्बन कार्बन, फिर कार्बन कार्बन, और कार्बन हाइड्रोजन के भी इतने सारे हमें बॉन्ड्स दिख रहे हैं। तो टेल में कौन से दो बॉन्ड्स दिखते हैं? कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन। और कोई तीसरा बॉन्ड होता ही नहीं है टेल में। अच्छा, कार्बन कार्बन में दो वर्जन्स होते हैं बॉन्ड के। अगर हम टेल में देखें तो कभी कभार कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कभी कभार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अब बहुत जरूरी बात है, जिन फैटी एसिड्स में टेल के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, मुझे बताओ क्या उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ गए हैं? मतलब और जगह है या नहीं? वही कि, और अगर टेल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उसमें और जगह है या उसमें और जगह नहीं है? उसमें और जगह है। उसमें और जगह है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मैक्सिमम हाइड्रोजन अभी तक हमने फिल नहीं किए। जी। बिल्कुल। जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और जगह हाइड्रोजन के लिए होगी। हाइड्रोजन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे फुल नहीं है, तो इसीलिए ऐसे फैटी एसिड्स को कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्योंकि कल याद है मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड का मतलब क्या है? एग्जाम्पल इसको सोचो, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन की तरह। सैचुरेटेड सोल्यूशन उस सोल्यूशन को कहते हैं जो कि और सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर ही नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी फुल है। तो whenever you use the word saturate, you use it when there is maximum capacity full हो चुकी है। अनसैचुरेटेड मतलब कैपेसिटी अभी फुल नहीं हुई है, जो डबल डबल कार्बन कार्बन के बॉन्ड में हमें दिखती है। तो इसीलिए एज अ समरी, जिन फैटी एसिड्स की टेल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड होंगे, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन की और गुंजाइश है। अच्छा, अब कभी कभार ये होता है कि कुछ टेल्स में सिर्फ एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, जैसे यहाँ पे। कभी कभार कुछ टेल्स लंबी भी होती हैं, तो उनमें एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होता है। तो दोज फैटी एसिड्स those fatty acids which have one carbon carbon double bond in the tail are called, अब इनको हम अनसैचुरेटेड तो कहेंगे ही ना, क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। लेकिन कितने? सिर्फ एक डबल बॉन्ड है दो कार्बन एटम्स के बीच में, सिर्फ एक है ना, इसीलिए हम इनको कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, अगर हम सिर्फ एक शुगर की बात कर रहे थे तो उसको हमने क्या नाम दिया था? कौन सा सैकराइड था वो? मोनोसेकेराइड। मोनोसैकेराइड, क्योंकि मोनो का मतलब होता है वन। यहाँ पे भी यही है, मोनो का मतलब वन, अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है फैटी एसिड के टेल के अंदर। ये इस पूरी चीज का मतलब है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लेकिन ऐसे फैटी एसिड्स, दोज फैटी एसिड्स which have more than one carbon carbon double bond in the tail। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि दो होंगे तो क्या नाम होगा, तीन होंगे तो क्या नाम होगा, नहीं, सिर्फ दो ऑप्शन है यहाँ पे। या तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा। तो अगर एक है तो मोनो अनसैचुरेटेड, दो है तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये तो थी पहली चीज। दूसरी चीज,
किसी भी वजह से, मतलब अगर लेट्स से कि यहाँ पे ये टेल हमें दिख रही है, यहाँ पे एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इस पूरी टेल में सिर्फ एक किंक है। अगर एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, उसकी टेल में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे। तो इसका मतलब कितनी किंग्स होनी चाहिए उसमें, एक या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा। इससे हमें ये पता चलता है वन किंग इज इक्वल टू वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और किंग का मतलब क्या होता है कि टेल में हम देखते हैं कि ये जिग जैग मोशन में टेल बनी हुई होती है, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड्स है वो जिग जैग होते हैं। लेकिन अब डबल बॉन्ड जब आ जाता है तो ये जिगजैग नहीं होते, सीधे स्ट्रेट बॉन्ड्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता है। इसे किंक कहते हैं। अगर ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होंगे तो ज्यादा किंक होंगे। तीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स इन अ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो तीन किंक होंगे। इससे हमें पता चलता है कि फैटी एसिड की टेल की शेप किस तरीके से बनेगी। अगर एक अच्छा, मेरी क्वेश्चन सैचुर है। जी। वो जो आपने ऊपर शेप बनाई हुई है किंग की, हम्म। तो एक कार्बन जो है वो तो सिर्फ चार बॉन्ड्स बनाता है ना, तो इसमें तीसरा कार्बन पांच बॉन्ड कैसे बना रहा है? राइट, माय बैड, मैं यहाँ पे, अच्छा हुआ आपने पॉइंट आउट कर दिया। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, अब सही है। वो मैंने उसी जल्दी जल्दी में ही हाइड्रोजन भी ऐड कर दिया, बिल्कुल सही। तो कभी भी जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो कार्बन मैक्सिमम चार बॉन्ड बनाता है, एक दो तीन चार, और ये वाला एक दो तीन चार। करेक्ट। ओके। तो ये किंग्स की बात भी हमने कर ली, मोनो अनसैचुरेटेड भी हो गया, पॉली अनसैचुरेटेड भी हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन एनिमल के अंदर जो लिपिड्स होते हैं और प्लांट के अंदर जो लिपिड्स होते हैं। एनिमल के अंदर जो फैट्स होते हैं ना, या जिनको लिपिड्स कहते हैं, आर मोस्टली सैचुरेटेड। मतलब ज्यादातर एनिमल के लिपिड्स के अंदर जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी टेल्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता, किंग नहीं होता। तो दे आर मोस्टली सैचुरेटेड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होगा लिपिड में, कभी भी अनसैचुरेटेड लिपिड नहीं होगा, नहीं। मैंने यहाँ पे मोस्टली का वर्ड यूज किया, ऑल का वर्ड यूज नहीं किया। सो दे आर मोस्टली सैचुरेटेड। वेयर एज प्लांट के जो लिपिड्स होते हैं आर मोस्टली या ऑफ्टन अनसैचुरेटेड। इसका बिल्कुल ऑपोजिट। अब ये जो लिपिड्स है ना, इस लिपिड्स की किस्में होती हैं। इसका मतलब ये कि लिपिड्स अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ग्लूकोज की बात कर रहे थे ना पहले, कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक में, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, स्टार्च के फॉर्म में भी, सेलुलोज के फॉर्म में भी। उसी तरीके से लिपिड्स फैट्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और ऑयल्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑयल्स इज द लिक्विड स्टेट ऑफ लिपिड्स। अब इसका मतलब क्या है, लिक्विड स्टेट ऑफ लिपिड्स? अगर इस लिपिड को मैंने सॉलिड फॉर्म में रखा हो, अगर इस लिपिड को मैंने सॉलिड फॉर्म में रखा हो, तो उसको मैं फैट बुला सकता हूँ। अगर इस लिपिड को मैंने लिक्विड फॉर्म में रखा हो या लिक्विड स्टेट में रखा हो, तो इसे मैं ऑयल बुला सकता हूँ। एनिमल के अंदर जो लिपिड्स हैं, उनको सॉलिड फॉर्म में रखा जाता है, इसीलिए दे एग्जिस्ट, एनिमल के अंदर बात कर रहा हूं, दे एग्जिस्ट एज फैट्स। प्लांट के केस में क्या होता है, अनसैचुरेटेड तो होता ही है, लेकिन इसके अंदर जो लिपिड्स हैं वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो दे एग्जिस्ट एज ऑयल्स। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी याद रख लो, एग्जाम्पल्स हमेशा जरूरी होती हैं एक दो मार्क लेने के लिए। वो एवीपी, आपने देखा ना मार्किंग स्कीम्स में लिखा होता है कभी कभार एवीपी, जी। तो वो एवीपी होता है एनी वैलिड पॉइंट। तो अभी कभी कभार आप एग्जाम्पल भी दे देते हो तो वो एवीपी में काउंट कर लेते हो। इट्स ऑलवेज गुड टू रिमेंबर सम एग्जाम्पल्स। ऑयल्स की कुछ एग्जाम्पल्स विच आर सिंपली प्लांट लिपिड्स इन अ लिक्विड फॉर्म, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं सनफ्लावर ऑयल, ये प्लांट्स के अंदर होता है, और ऑलिव ऑयल।
लिपिड्स इन फॉर्म्स के जरिए और इन फॉर्म्स के थ्रू प्लांट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ग्लिसरॉल। अभी सारी जो हम बात कर रहे थे वो फैटी एसिड की थी, लेकिन एक और भी तो मॉलिक्यूल होता है जो कि लिपिड को बनाता है, वो है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं बनाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले तो आपने बनानी है ये कार्बन आइटम की चेन। अगर आपको एग्जाम में बोले ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स, वैसे तो बोलते नहीं है, लेकिन बनाने के लिए अगर आ जाए, आपको कार्बन आइटम की चेन सबसे पहले बनानी है। उसके बाद आपको ये तो पता है कि हर कार्बन आइटम के साथ चार बॉन्ड हो सकते हैं। पहले वाले कार्बन आइटम के साथ, अच्छा, छोड़ दो उसको, पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले, स्टेप वन, कार्बन आइटम की पूरी लंबी चेन बना दी। नंबर टू, हर कार्बन आइटम के साथ, एवरी सिंगल कार्बन आइटम के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको कह सकते हैं, इसको अल्कोहल ग्रुप कह सकते हैं, इसको ओएच ग्रुप कह सकते हैं, कुछ भी। हर कार्बन आइटम के साथ आपने ये लगा दिया। अब जो बचे हुए नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, सो फॉर एग्जांपल, मैंने ये कार्बन की चेन बनाई, स्टेप वन। स्टेप टू, मैंने हर किसी के साथ ओ एच लिख दिया। अब स्टेप थ्री, ये जो मेरे पास पहला वाला कार्बन आइटम है, इसके साथ मैं देखूंगा कितने बॉन्ड्स रहते हैं। दो बॉन्ड्स रहते हैं, तो दो हाइड्रोजन लिख दिया। अब मैं इसके साथ देखूंगा, इसके साथ कितने बॉन्ड्स रहते हैं, सिर्फ एक बॉन्ड रहता है, तो एक हाइड्रोजन लिख दिया। इसके साथ एक बॉन्ड रहता है, एक हाइड्रोजन लिख दिया। इसके साथ दो बॉन्ड रहते हैं, दो हाइड्रोजन लिख दिया। सो स्टेप वन, पूरी कार्बन आइटम की चेन बनानी है, हर कार्बन आइटम के साथ एक अल्कोहल का ग्रुप लगाना है, और जितने भी बॉन्ड्स बचे हैं उनकी जगह एक हाइड्रोजन एटम को लिख देना। ये है एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, जहाँ पे इस OH को हम कहते हैं अल्कोहल ग्रुप, या तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बस ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसकी कोई हेड नहीं है, टेल नहीं है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली कार्बन आइटम की चेन, हाइड्रोजन और अल्कोहल ग्रुप। अच्छा, अब लिपिड्स, मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम किसी लिपिड या फैट को देखें, तो वो दो बेसिक स्ट्रक्चर से बनते हैं, एक ग्लिसरॉल और दूसरा फैटी एसिड। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को आपस में ज्वाइन होना पड़ेगा, ऐसा ही है। ऐसा ही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को, मतलब अगर हमें फैट का मॉलिक्यूल बनाना है, तो हमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा ही है। जी। तो ज्वाइन करना इन दिस केस मतलब होता है रिएक्शन करना। सो व्हेन आई से वी हैव टू join the fatty acid के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वी हैव टू जॉइन फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स प्लस हमारे ये जो नंबर टू वाला स्ट्रक्चर था ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स। जॉइन करने का मतलब क्या है, यहाँ पे जॉइन करने का मतलब है रिएक्ट करना। सो रिएक्टिंग फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स विथ द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स। अब ये रिएक्शन होता किस तरीके से, मुझे ये बताओ, फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और ग्लिसरॉल में फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल। अब ये सुनो, कभी भी, कभी भी
अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ना, दो केमिकल्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स आपस में रिएक्ट करेंगे। सो सपोज एक फैटी एसिड है मेरे पास C6H5COOH, और एक ग्लिसरॉल है मेरे पास C3, मैं रैंडम रैंडम ग्लिसरॉल बना रहा हूँ रैंडम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के साथ, और रैंडम नंबर ऑफ फैटी एसिड विद रैंडम नंबर ऑफ कार्बन। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ये फैटी एसिड है C6H5COOH, और ये ग्लिसरॉल है C3H7OH। ये C6H5 और ये C3H7, ये दोनों विल नॉट रिएक्ट। वो क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फैटी एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ग्लिसरॉल के अंदर OH फंक्शनल ग्रुप है। सिर्फ और सिर्फ जब हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को रिएक्ट करवाएंगे ना, तो यही दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। अब क्या आप मुझे नाम बता सकते हैं उस प्रोडक्ट का जो हमें मिलता है जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया जाए? ये ओ लेवल में आपने पढ़ा होगा। एस्टर। एस्टर, बेहतरीन। जब हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड को एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमें मिलता है एक एस्टर। और ये रिएक्शन किस तरीके का रिएक्शन है? मतलब क्या ये कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन, वेरी गुड। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब कि वाटर प्रोड्यूस्ड होता है। ये है जनरल इक्वेशन जो हमें पढ़ाई जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर प्लस वाटर। अब हम इसका रिएक्शन करके देखते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स के साथ कि ये एस्टर बन कैसे रहा है और वाटर फॉर्म किस तरीके से हो रहा है, इसको देखते हैं। तो इस साइड पे मैं एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बनाता हूँ। ये मैंने बना दिया एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, और मैं इस साइड पे ऐड कर देता हूँ फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। अब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को अगर हम देखें ना, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को, तो उसमें हमें 3 हाइड्रोक्सिल के फंक्शनल ग्रुप्स मिलेंगे। ये हमेशा रहेगा, आप कभी भी 4 नहीं बना सकते, 5 नहीं बना सकते, 2 नहीं बना सकते। आपको ये याद रखना है। क्या? एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन आइटम आएंगे और 3 हाइड्रोक्सिल के ग्रुप आएंगे। 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे बनाना गलत माना जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर इसमें 3 OH के ग्रुप हैं, तो क्या यहाँ पे 3 एस्टरिफिकेशन की रिएक्शंस हो सकते हैं? जी। अच्छा, अगर 3 एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन हो सकते हैं, तो उसके लिए मुझे 3 क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? हर दफा मुझे क्या चाहिए होगा जो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करे? हाइड्रोजन। वापस बताना, आवाज नहीं आई। हाइड्रोजन। तो अभी हमने क्या देखा था कि अल्कोहल के साथ एस्टर बनाना हो तो क्या रिएक्ट करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मुझे 3 अल्कोहल के साथ, ये पहले वाले अल्कोहल के साथ, दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाले के साथ, 3 सेपरेट सेपरेट एस्टर्स बनाने हो, तो यहाँ पे क्या लगेगा जो रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ? COOH। COOH, बिल्कुल सही, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड किस मॉलिक्यूल के अंदर होता है? फैटी एसिड। फैटी एसिड, बिल्कुल सही। तो जब यहाँ पे हम एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसके अंदर 3 OH के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, और हमें तीनों OH के ग्रुप्स को क्या करना है? 3 COOH के ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करवाना है। मतलब कितने फैटी एसिड्स लगेंगे? 9। 9 किस तरीके से? क्योंकि एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स लगते हैं ना।
एक ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड्स लगते हैं। तो ये पूरी चीज एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हुई, राइट? सही। अच्छा, मुझे समझ आ गया आप किस चीज में कंफ्यूज हो, कि ये CH2OH एक ग्लिसरॉल, ये दूसरा, ये तीसरा नहीं। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, एक सिंगल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में तीन कार्बन आइटम होंगे और तीन OH के ग्रुप होंगे। तो ये जो पूरी चीज मैंने यहाँ पे बनाई है, ये है वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। अब मुझे बताओ, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में कितने OH के ग्रुप्स हैं? 3। तीन। मतलब उनको कितने कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होंगे कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए? 3। तीन। मतलब कितने फैटी एसिड्स चाहिए होंगे? 3। तीन, क्योंकि हर फैटी एसिड के हेड में सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और हमें तो तीन कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए जो तीन अल्कोहल के साथ रिएक्ट करें। तो हमारा आंसर क्या आता है, कि तीन फैटी एसिड्स की जरूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे तीन फैटी एसिड्स बनाता हूँ। ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड COOH। अच्छा, मैं इसको इस तरीके से ही बना सकता हूँ, C डबल बॉन्ड OOH। और फिर ये सारा CH 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 CH। आपको स्केलेटल फॉर्मूला पता है क्या होता है? आपने वो पढ़ा हुआ है अभी तक? नहीं। ओके, तो उसके वो छोड़ दो, अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जाएंगे तो वो पढ़ेंगे। अभी मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बना देता हूँ। CH2CH2। ये मैं बना रहा हूँ सैचुरेटेड फैटी एसिड। अभी मैं कोई किंक नहीं डाल रहा, हर चीज को बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ, ताकि पहले हमें ये कंसेप्ट समझ आ जाए। और आखिरी वाले में CH3, क्योंकि इस बार ये आखिरी वाले कार्बन के पास तीन अवेलेबल बॉन्ड्स हैं, एक कार्बन के साथ बॉन्ड करने के बाद तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर जाएगा ये। अब मुझे तो तीन फैटी एसिड्स चाहिए थे, तो इस एक फैटी एसिड को कॉपी पेस्ट करते हैं, ताकि हमारे पास तीन फैटी एसिड्स बन जाए। तो इसको पेस्ट किया, सो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, ये पहला आ गया, उसके बाद ये दूसरा आ गया, एंड फिर ये तीसरा आ गया। तो यहाँ पे हमने तीन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मतलब तीन फैटी एसिड्स बना लिया। अब गौर से देखना, एस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। एस्टेरिफिकेशन के प्रोसेस में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड किस में है? फैटी एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में से ये H निकलेगा, H वाला पार्ट निकलेगा, और अल्कोहल वाले हिस्से में से, जो कि किस में है, ग्लिसरॉल में, उसमें से पूरा का पूरा OH निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, पहले क्या था, OH था और COOH था। रिएक्शन में ये H निकलेगा और ये OH निकलेगा। अब क्या रह गया? ऑक्सीजन रह गया। ऑक्सीजन रह गया, जो कि किसके साथ बॉन्डेड है? कार्बन का डबल बॉन्ड। कार्बन का नहीं। डबल बॉन्ड। जी। सही। तो फिर आंसर क्या होगा, आप क्या कहने वाले थे? नहीं, मैं समझा ऑक्सीजन जो वाला है वो तो सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन के साथ। ऑक्सीजन वाला सिंगल बॉन्ड है, लेकिन उसके साथ जो बॉन्डेड कार्बन है वो भी तो एक डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है, जो कि जी। कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले था। तो वो बच जाएगा। सेम केस यहाँ पे होगा, अल्कोहल का OH निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकलेगा। अल्कोहल का OH निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकलेगा। अब रिएक्शन देखो, कि रिएक्शन के एंड में प्रोडक्ट किस तरीके का लगेगा। जो ग्लिसरॉल वाला पार्ट रिएक्ट नहीं किया, उसको तो मैं वैसे का वैसा ही लिख देता हूँ, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप वाला हिस्सा नहीं है, तो मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। अब देखो, ये OH तो गायब हो गया। ये जो कार्बन है ना, ये जो मैं, ये रेड वाली लाइन दिख रही है, रेड वाला मार्कर, जी। ये बॉन्ड करेगा इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये OH तो निकल गया, ये वाला OH जो था ये निकल गया, और ये H भी निकल गया। तो ये कार्बन अब बॉन्ड करेगा ये ऑक्सीजन के साथ,
जो कि बॉन्ड करेगा एक कार्बन के साथ, जो कि डबल बॉन्ड ओ होगा। तो आप देखो ये किस तरीके से होता है। ये वाला कार्बन मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको बॉन्ड किया एक ऑक्सीजन के साथ, और ये बॉन्ड हुआ एक सी डबल बॉन्ड ओ के साथ। और आगे जो फैटी एसिड का नॉन फंक्शनल ग्रुप है, जो इसकी टेल है, उसने तो रिएक्ट ही नहीं किया, उसको मैंने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। तो CH2 एंड देन CH3। अगर नहीं समझ आए तो वापस से देखो, वापस से सेम प्रोसेस करेंगे। ये वाला जो कार्बन है वो ये वाला है, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये सी डबल बॉन्ड ओ के साथ बनाएगा। और वापस से सेम चेन है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो हमारा। कुछ इस तरीके से। ओके, काम करते हैं, इसको छोटा बना देते हैं पहले। हम्म, ये इस तरीके से आ गया। और फिर उसके बाद ये इस तरीके से आ गया। अब गौर से देखना, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ सिर्फ नहीं, सी डबल बॉन्ड ओ उसके साथ ओ, इसका नाम है COO। इसको कैसे लिखूंगा? COO। वापस से देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। ये जो मॉलिक्यूल, ये जो बॉन्ड है ना बीच में COO का, इसका नाम है एस्टर लिंकेज। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, लिपिड्स में सबसे मेन पार्ट ही है ये कि रिएक्शन कैसे होता है। इसका नाम है एस्टर लिंकेज। अब इसको हम एस्टर लिंकेज नाम क्यों देते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ था? कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन, जिसको हम एस्टेरिफिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि एस्टर बन रहा है। जी। तो एस्टर, एस्टेरिफिकेशन हो रही है, तो एस्टर का वर्ड यहाँ पे आया। अगला वर्ड क्या है? लिंकेज। एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले एक अल्कोहल था और एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसको लिंक कैसे किया हमने? सी डबल बॉन्ड ओ, COO के जरिए। COO। तो ये COO है एस्टर लिंकेज, जो कि एक अल्कोहल को एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जोड़ती है। इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं, अब ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, ये जो मैं रेड मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इंटायर थिंग, इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। जो आप नॉर्मली डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स में देखते हो ना, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा आया है, ट्राइग्लिसराइड कम आया है, ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास तीन एस्टर लिंकेजेस होंगी। वी विल हैव 3 एस्टर लिंकेजेस। अब ये समझते हैं कि मैंने एकदम से कैसे ये पता लगा लिया कि ट्राइग्लिसराइड में 3 एस्टर लिंकेजेस होंगी, दो क्यों नहीं हो सकती? वो इसीलिए क्योंकि ये जो वर्ड है ना ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, और यहाँ पे ग्लिसराइड का मतलब है फैटी एसिड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स मतलब यहाँ पे 3 फैटी एसिड्स यूज हो रहे हैं। अगर 3 फैटी एसिड्स यूज हो रहे हैं तो कितने कंडेंसेशन रिएक्शन होने चाहिए? थ्री। ये बताओ। 3 बिल्कुल। और अगर 3 कंडेंसेशन रिएक्शंस हो रहे हैं तो कितनी एस्टर लिंकेजेस बननी चाहिए? थ्री। 3। इसीलिए ट्राइग्लिसराइड में हमेशा हमेशा 3 एस्टर लिंकेजेस होंगी। अच्छा, अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है, इसमें 3 फैटी एसिड्स यूज हो रहे हैं। अभी तो मैंने सेम फैटी एसिड को टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। कभी कभार ये जो फैटी एसिड नंबर 1 है, ये अनसैचुरेटेड हो सकता है। फैटी एसिड नंबर 2 सैचुरेटेड हो सकता है। फैटी एसिड नंबर 3 पॉली अनसैचुरेटेड हो सकता है। क्योंकि हमें इससे कोई गर्ज ही नहीं है कि अनसैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड हो, मोनो हो, पॉली अनसैचुरेटेड हो। क्यों? क्योंकि हम रिएक्शन कर रहे हैं फैटी एसिड के हेड के साथ। हमें उसकी टेल की फिक्र ही नहीं है। हम उसके हेड
जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, उसके साथ फोकस्ड है, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। तो कहने का मकसद क्या है? फैटी एसिड की लेंथ अलग अलग हो सकती है एक ट्राइग्लिसराइड। सो द थ्री फैटी एसिड्स इन ट्राइग्लिसराइड्स, ये ट्राइग्लिसराइड्स एक स्पेशल टाइप ऑफ फैट है, स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड है। सो थ्री फैटी एसिड्स इन ट्राइग्लिसराइड्स हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ टेल्स। उनकी जो टेल्स होती हैं, कुछ में कम किंक होती है, कुछ में ज्यादा किंक होती है, कुछ में कोई किंक नहीं होती है, कुछ में ज्यादा कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, कुछ में कम होते हैं। तो कुछ की टेल बड़ी होती है, कुछ की टेल छोटी होती है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये एक और जरूरी चीज है जो हमें याद रखना है। ट्राइग्लिसराइड्स वाटर सॉल्युबल नहीं होते। तो ट्राइग्लिसराइड्स आर insoluble in water. ओके, अब अगर मुझे एक ट्राइग्लिसराइड का इतना बड़ा वर्जन नहीं बनाना, लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या आया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल। अगर एक ज्यादा मार्क का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या स्पेसिफाई किया हुआ है, शो ऑल ऑफ द बॉन्ड्स, तो मैं एग्जैक्टली exactly इसी तरीके का बनाऊंगा। ये वाला पार्ट नहीं लिखने की जरूरत, ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है, बाकी पूरी चीज बनाओगे आप। लेकिन अगर लिखा हुआ हो ड्रॉ अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल, तो हम उसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हम बना देंगे एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ये जो रेक्टेंगल है इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है ग्लिसरॉल से, और यहाँ पे मैंने एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल बना दिया। तीनों फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, तीन मिला के बन गए ट्राइग्लिसराइड। ये क्यों मैंने इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई और जिगजैग बनाई है, बता सकते हो? क्योंकि ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा वो, ओके मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हो। सैचुरेटेड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिगजैग तभी होगा जब ये सैचुरेटेड होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे तो बिल्कुल सीधा होंगे। करेक्ट। ओके, तो ये बात थी ट्राइग्लिसराइड की। एक और बात पे आ जाते हैं। हम इस वक्त जो रिएक्शन कर रहे थे वो था एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन एक कंडेंसेशन रिएक्शन की टाइप है, मतलब कि वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो मुझे ये बताओ, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, अगर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और तीन फैटी एसिड्स हैं और वो रिएक्ट कर जाता है, तो एक ट्राइग्लिसराइड बनता है। उसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 3। तीन वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। वेरी गुड, क्योंकि तीन एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शंस हो रहे हैं, तो तीन दफा कंडेंसेशन हो रही है, सो वी विल गेट 3 + 3 H2O, थ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। अब थोड़ी सी बात ट्राइग्लिसराइड के रोल या उसके फंक्शन के बारे में कर लेते हैं, कि फंक्शन या रोल क्या है। इसमें से एक दो पॉइंट, मिनिमम दो पॉइंट तो आपको याद रखने हैं, बाकी की कोई जरूरत नहीं है। ट्राइग्लिसराइड्स, पॉइंट नंबर वन, triglycerides are a very good source ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कि इतने छोटे से मॉलिक्यूल में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है। और वो क्यों होती है? आपने ये देखा है कि ट्राइग्लिसराइड को अगर देखें, इसमें कितने सारे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड थे? आप क्वेश्चन वापस रिपीट कर सकते हैं? आपकी आवाज़ मैं थोड़ी ये सी कह कट रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल को देखो, तो उसमें ये दिख रहा है कि कितने सारे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं। जी। और अगर एक फैटी एसिड की टेल को और भी लंबा कर दें, तो उसमें और भी ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होने चाहिए, ऐसा ही है। जी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक ट्राइग, सिर्फ एक मॉलिक्यूल को ही अगर फोकस करें, उसमें इतने सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। सो
ट्राइग्लिसराइड्स हैव अ लॉट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था एनर्जी की, सोर्स की, और अभी मैं आ गया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। ये क्यों? वो इसीलिए, जब आप, अब ये बहुत जरूरी चीज है, जब आप किसी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ते हो ना, जब भी एक ऐसे बॉन्ड को तोड़ते हो जिसके साथ कार्बन और हाइड्रोजन लगा हुआ हो, उसको तोड़ने से हाई अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। एग्जाम में आप कोई भी मॉलिक्यूल देखो और उसमें वो बोले कि उसमें बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन है, फिर वो अगला क्वेश्चन क्या बोले कि व्हाई आर देयर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई क्योंकि उनमें बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है। एक बॉन्ड को तोड़ने से इतनी सारी एनर्जी मिलती है, तो आप सोचो जब इतने सारे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होंगे तो कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ये तो थी पहली बात। ट्राइग्लिसराइड्स एक फैट की किस्म है। और एनिमल में फैट्स किस तरीके से स्टोर होते हैं? ग्लाइकोजन। नहीं नहीं। ट्राइग्ल वो तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये जो लिपिड्स हैं वो एनिमल्स में किस तरीके से स्टोर होते हैं? फैट्स की फॉर्म में, ऑयल्स की फॉर्म फैट्स में, के फॉर्म में। फैट्स की फॉर्म में। ट्राइग्लिसराइड भी लिपिड की एक किस्म है जो कि फैट्स की फॉर्म में एनिमल में स्टोर होती है। सो दे आर स्टोर्ड एज फैट्स इन एनिमल्स। तो ना ही ये सिर्फ एक बहुत अच्छी सोर्स एनर्जी की है, लेकिन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंसुलेशन टू द बॉडी। अगर हम एक बहुत ऐसी जगह में चले गए हैं जहाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम है, ये ट्रिग्लिसराइड की जो लेयर होगी हमारी बॉडी के अंदर, जो फैट की लेयर होगी हमारी बॉडी के अंदर, उसकी वजह से हीट को रोकेगी हमारी बॉडी से निकलने के लिए। मतलब बॉडी क्या चाह रही होगी कि हीट उसमें से निकले, ट्रिग्लिसराइड बोलेगा नहीं, हीट को नहीं निकलने देना, क्योंकि वैसे ही बाहर का टेम्परेचर इतना कम है। अगर और हीट निकल गई बॉडी में से तो हमें और ठंड लगेगी। सो दे एक्ट एज इंसुलेशन फॉर द बॉडी। दे प्रिवेंट heat loss. Simple. So they act as insulation for the body, preventing heat loss. Okay. अब आ जाते हैं फैट्स की एक दूसरी फॉर्म में। मतलब अभी तक हमने फैट्स की तीन फॉर्म्स, दो फॉर्म्स की बात कर ली है, या लिपिड्स की। एक तो ऑयल्स, दूसरा ऑयल्स का स्ट्रक्चर हमने नहीं देखा, वो सिलेबस में नहीं है। सिर्फ ऑयल्स हमने ये देखा कि लिपिड्स का लिक्विड स्टेट है। फिर हमने ट्रिग्लिसराइड्स देखा, एक स्पेशल टाइप ऑफ फैट। उसके बाद अब हम आते हैं फॉस्फोलिपिड्स में। फॉस्फोलिपिड्स, इसमें नाम क्या है? लिपिड। इससे हमें क्या पता चल रहा है? लिपिड की एक नई किस्म है फॉस्फोलिपिड। सो इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड। है ये लिपिड ही, ट्रिग्लिसराइड भी लिपिड है, लेकिन दोनों स्पेशल स्पेशल फॉर्म्स हैं। सो फॉस्फोलिपिड इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ लिपिड। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज, और ये याद रखना भी बहुत ज्यादा आसान है। हमने एक ट्रिग्लिसराइड का स्ट्रक्चर देखा था ना, जहाँ एक ग्लिसरॉल है और तीन फैटी एसिड्स हैं। एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में फर्क है। मेरे पास अगेन एक, तो मैं इसको लेबल कर देता हूँ पहले ट्रिग्लिसराइड। अब स्ट्रक्चर देखो फॉस्फोलिपिड का किस तरीके का होगा। फॉस्फोलिपिड में एक ग्लिसरॉल वापस से होगा, लेकिन तीन फैटी एसिड की जगह, तीन फैटी एसिड की जगह दो फैटी एसिड्स होंगे। तो फिर एक OH तो बच गया ना। जो ग्लिसरॉल हम ऊपर देख रहे थे उसमें तीन OH ग्रुप्स थे, करेक्ट? जी। अब दो OH ग्रुप्स ने तो एस्टेरिफिकेशन कर ली दो फैटी एसिड्स के साथ, और दो फैटी एसिड्स इस ग्लिसरॉल के साथ ऐड हो गए। लेकिन ग्लिसरॉल के पास अभी भी एक OH है जिसके साथ किसी ने रिएक्ट नहीं किया। उसके साथ रिएक्ट करता है एक फॉस्फेट ग्रुप।
फॉस्फेट ग्रुप अगर फॉर्मूला में लिखें तो इसका नाम है PO4 3 माइनस। ये केमिस्ट्री में आता है ज्यादातर। ये है एक फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप ये तीसरे वाले OH के साथ जो ग्लिसरॉल में है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। तो फर्क है, ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल, 3 फैटी एसिड। फॉस्फोलिपिड में एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड और एक फॉस्फेट ग्रुप। तो सिंपली एक फैटी एसिड की जगह एक फॉस्फेट ग्रुप हमने लगा दिया। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फॉस्फोलिपिड एंड अ ट्रिग्लिसराइड मॉलिक्यूल। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया? समझ, मतलब ये समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन हम्म। वो जो आपने एक पॉइंट बताया था कि फॉस्फोलिपिड किस वजह से लगेगा, वो पॉइंट आप वापस रिपीट कर सकते हैं? अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम एक ट्रिग्लिसराइड को देखें, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है और उसके साथ 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स कैसे लगे? क्योंकि ग्लिसरॉल के पास 3 OH थे और तीनों फैटी एसिड के 3 हेड्स थे। तो इन्होंने 3 कंडेंसेशन रिएक्शन कर लिए, ऐसा ही था। जी। फॉस्फोलिपिड की केस में क्या हो रहा है कि ये जो नीचे वाले दो OH ग्रुप्स है ना, ये वाला और ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ 2 फैटी एसिड की हेड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये 2 कंडेंसेशन रिएक्शन हो गए, यहां तक सही है? जी। तो अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड। लेकिन अब ये देखो कि ये ऊपर वाले OH ने तो रिएक्ट ही नहीं किया हुआ है ना। जी। तो अब हम ये तीसरा फैटी एसिड यूज नहीं करेंगे। हम एक नया मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करेंगे। उस नए मॉलिक्यूल का नाम है फॉस्फेट ग्रुप, PO4 3 माइनस। ये क्या करेगा कि इस OH के साथ, जिसने अभी तक रिएक्ट नहीं किया है, इस OH के साथ रिएक्ट कर लेगा और ये ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये बन गया एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। सही। अच्छा, हमें समझ आ गया कि डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर्स में ट्रिग्लिसराइड के और फॉस्फोलिपिड के। बहुत सिंपल एक डिफरेंस है। ट्रिग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड है, फॉस्फोलिपिड में 2 फैटी एसिड है। ट्रिग्लिसराइड में एक फैटी एसिड की जगह हमने उसको नहीं डाला, उसकी जगह हमने सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप डाल दिया। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब एक आखिरी चीज। जब हम बात करते हैं अबाउट फैटी एसिड की टेल, तो उसमें कौन से बॉन्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा होते हैं? फैटी एसिड की टेल की बात करता हूँ। कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अ फैटी एसिड। अब यहाँ पे दो नए वर्ड्स में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जो कि बहुत बहुत जरूरी है। फैटी एसिड की जो टेल होती है हैज मेनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम एक, अभी इसको छोड़ दो, जब हम एक वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ऐसे था ना कि पार्शियली नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। जी। तो यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट फॉर्म हुआ था, ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड था, ऐसा ही है। जी। वो क्यों हुआ था? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। तो ये जो फर्क है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, कि एक की बहुत ज्यादा एक की बहुत कम, इसकी वजह से पोलार बॉन्ड बना था। हम इसको पोलार बॉन्ड कह सकते हैं, डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं, वो बना था। अगर कार्बन और हाइड्रोजन पे आओ ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज 19-20 है। तो क्या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में फर्क होगा? नहीं, बिल्कुल माइनर सा होगा। बिल्कुल माइनर सा होगा, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, मैं वापस बना देता हूँ, हम पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव क्यों कर रहे थे? क्योंकि चार्ज का एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। चार्ज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों था? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत जोर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था और हाइड्रोजन के पास कोई ताकत ही नहीं थी। अब ये क्यों नहीं था? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, हाइड्रोजन की बहुत कम थी। तो फर्क देख रहे हो कितनी ज्यादा एबिलिटीज में दोनों एटम्स की।
जी। अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर सेम कंसेप्ट लगाओ। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में, मतलब उनकी जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना, दोनों का ही सेम है, लगभग सेम है। तो क्या इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ ज्यादा होगा? ऐसे सोचो कि एक टग ऑफ वॉर हो रही है, दो बच्चे खेल रहे हैं, दोनों बच्चों की ताकत बिल्कुल सेम है, तो क्या कोई भी जीत पाएगा आसानी से? नहीं। नहीं। उसी तरीके से अगर कार्बन की और हाइड्रोजन की दोनों की एबिलिटी, दोनों की ताकत इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सेम है, तो क्या इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ ज्यादा होगा? नहीं। नहीं, बिल्कुल सही। अगर इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ ज्यादा नहीं होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव? जी। मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हम पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव कब लिख रहे थे? जब इलेक्ट्रॉन एक की तरफ बहुत ज्यादा थे और एक की तरफ बहुत कम थे, ऐसे ही है। सही। तो हम ये सुनो कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव की लिखने की वजह क्या थी। एक तरफ एक एटम इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से खींच रहा था, ऑक्सीजन के बहुत करीब आ गए इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन से बहुत दूर चले गए इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की पावर बहुत ज्यादा थी, हाइड्रोजन की पावर बहुत कम थी। ए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा थी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत कम थी। तो ये पार्शियल नेगेटिव आ गया, ये पार्शियल पॉजिटिव आ गया। अब मैं ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज लगभग सेम है, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की पावर बिल्कुल सेम है। तो क्या इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ ज्यादा होगा या बिल्कुल बीच में ही होगा? बिल्कुल बीच में होगा। बिल्कुल बीच में होगा। तो क्या किसी को मैं नेगेटिव चार्ज और किसी और को मैं पॉजिटिव चार्ज दे सकता हूँ? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये वाला काम तब करते थे ना जब इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ होता था और किसी के दूर होता था, ऐसा ही है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में। जी। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में है। तो मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि हाइड्रोजन नेगेटिव है कार्बन पॉजिटिव है, या कार्बन नेगेटिव है हाइड्रोजन पॉजिटिव है। मैं यहाँ पे चार्ज लगा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये कि डायपोल यहाँ पे फॉर्म ही नहीं हुआ। इस बॉन्ड को हम एक नॉन पोलर बॉन्ड कहेंगे, बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ तक सही है? जी। हाँ, अब एक बहुत जरूरी चीज ये याद रखने की है। नॉन पोलर बॉन्ड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये जो फोबिक है, ये वर्ड किससे राइम कर रहा है? फोबिया के साथ। फोबिया का मतलब क्या होता है? एयर। सॉरी? एयर मतलब डर। डर, हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगा आप एयर बोल रहे हो, AIR, बिल्कुल फेयर। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज से डर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है यहाँ पे? क्या यहाँ पे पानी की बात हो रही है? हाइड्रोजन की हो रही है। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रेशन। जब आप पानी नहीं पीते हो तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आप डिहाइड्रेटेड हो, पानी ज्यादा पी रहे हो, आप हाइड्रेटेड हो। तो ये जो हाइड्रो का वर्ड है, यहाँ पे पानी से रिलेट करता है, वाटर के साथ। हाइड्रोफोबिक का फिर क्या मतलब होगा? फेयर ऑफ वाटर। फेयर ऑफ वाटर, उनको पानी से डर लग रहा है। कार्बन, और ये मैं मतलब ऐसी कोई मजाक के फॉर्म में नहीं, कंसेप्चुअल भी नहीं, ये एक्चुअली है। कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं नॉन पोलर हैं, तो इनका नाम है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर, वाटर फेयरिंग, उनको पानी से डर लगता है। अगर किसी चीज को पानी से डर लगता है, क्या वो पानी में डिसॉल्व कर पाएगा? नहीं। नहीं। तभी ट्रिग्लिसराइड में, क्योंकि तीन फैटी एसिड की टेल्स हैं, इतने ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो वो इनसॉल्युबल है। याद है मैंने क्लास की शुरू में बोला था हम ये समझेंगे कि लिपिड्स क्यों पानी में सॉल्युबल नहीं होते। वो इसीलिए क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इतने ज्यादा होते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर है उनका। तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर लग रहा है पानी से। अच्छा, उसी तरीके से मैं यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है,
फॉस्फेट ग्रुप्स जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। फिलिक का मतलब यहाँ पे होता है लविंग, और वाटर मतलब हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो जैसे हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर से फोबिया, पानी से डर लग रहा है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, उनको पानी से प्यार है। तो क्या फॉस्फेट ग्रुप पानी में डिसॉल्व करेगा? जी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, अब मैं पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, पूरे के पूरे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में द फॉस्फेट ग्रुप इज हाइड्रोफिलिक। फॉस्फेट वाला जो ग्रुप है वो हाइड्रोफिलिक है। एंड ये जो फैटी एसिड्स लगे हुए हैं ना दो ग्लिसरॉल के साथ, ये हैं हाइड्रोफोबिक। अच्छा, अब एक लास्ट चीज आज की, फैटी एसिड्स। अगर हम ट्रिग्लिसराइड्स में देख रहे थे, तो चलो ट्रिग्लिसराइड छोड़ दो, अगर हम एक फैटी एसिड में देख रहे थे तो फैटी एसिड का हेड था और टेल था, ऐसा ही है। जी। ये हेड और टेल किसके अंदर था? फैटी एसिड के खुद अंदर। मतलब एक फैटी एसिड के अंदर उसका हेड और उसका टेल। एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर, एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जो टेल है वो होता है फैटी एसिड्स, और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जो हेड होता है वो होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये बात आपको समझ आई कि टेल और हेड में फॉस्फोलिपिड के लिहाज से बात कर रहा जी। हूँ, राइट। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। कल से इंशाल्लाह वील स्टार्ट विथ फिजिक्स, क्योंकि अगले 2 दिन फिजिक्स के हैं। तो यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ लो। कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ऑल राइट देन, फिर आई सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।